कि युवा ही बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो युवा, हम तो ये कहेंगे आप योग्यता के बल पे चयन करिए। कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि इनके सामने कुछ घबराहट होती हो? कभी घबराहट नहीं हुई। और क्यों घबराहट होगी? देखिए, हर विधायक ने अपने समय में काम किया है और मैं किसी की कभी तुलना नहीं करता हूं और मैं कभी किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करता हूं। नहीं, जब सब काम कर रहे हैं तो फिर जनता आपको क्यों नहीं? कोई एक ऐसा वादा जो आज आप जनता से करना चाहते हैं मेरे के सामने, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता। मैं आपको ऐसे 85 गांव के नाम गिना दूंगा जिनके लोगों ने, ज्यादातर प्रत्याशियों ने नाम सुने होंगे या वो रजिस्टर देख के पलटेंगे या अपने साथियों से पूछते हैं कि इसका मोड़ और रास्ता क्या। कभी गए हैं गांव में? मैं हर गांव में जाता हूँ। आपने सड़कों की व्यवस्थाएं और शिक्षा व्यवस्था पे कभी नजर डाली? और डरे हम किससे, जब जनता जनार्दन हमारे साथ है, बड़े वरिष्ठों का आशीर्वाद हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान हमारे साथ खड़ा है। नया विधायक मान लीजिए हमने आपको बना दिया, जनता ने आपको चुन लिया और आप नए विधायक बन गए, पहले 100 दिन राजा सेठ की क्या रणनीति है? पहले 100 दिन तो सबसे पहले मैं फैक्ट्रियों के आगे खड़े होकर उन सभी लोगों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा जो योग्यता के दम पर बाहर पड़े हुए हैं। और मैं कहूंगा इनका आप चयन करिए, अगर आपको लगता है इनका चरित्र खराब है तो पुलिस से वेरिफिकेशन कराइए, आप इनका इंटरव्यू लीजिए। अगर योग्यता के दम पे ये आगे बढ़ने की क्षमता, काम करने की क्षमता रखते हैं तो सबसे पहले वो नौकरी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कह दीजिए आप कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, बरेली का एक ऐसा युवा चेहरा जिसका नाम है राजा सेठ। और ये वो चेहरा है जो सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ही कर्मठ युवा नेता से जिनका नाम है राजा सेठ। तो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के धन्यवाद कार्यक्रम आपका में। बहुत बहुत। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। कीमती नहीं, आप सब लोग युवाओं को मौका देते हैं बात रखने की, उसका मैं काफ़ी समय से चाह रहा था कि मैं ऐसे किसी युवा नेता से मिलूं जो बात कर सकता हूं, क्योंकि आज के समय में देश की जो हालात है उसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो देश के शिक्षा मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, हमेशा सवालों से कतराते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और आपने कई सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया है जी। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो राजनीति का जो सफर है, ये जो करियर है, इसको आपने क्यों चुना? वैसे तो सभी लोग अपनी अपनी बात बताते हैं और कुछ लोग थ्योरी भी बना लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे साथ के ज़्यादातर लोग अपनी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते थे, प्राइवेट जॉब की तैयारी करते थे साथ में, और बात भी करते थे। तो हमारे एक मित्र थे, हम सोचते थे सभी लोग जॉब करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा होता था जो हम लोग राजनीति देखते तो हम सोचते हैं एक आध को तो नेता बनना चाहिए भाई, समाज को भी तो जरूरत होती है किसी ना किसी, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई अपनी बात नहीं रख पाता, तो नेता की बहुत जरूरत होती है समाज को। नहीं, जैसे आज के समय में लोग करियर चुनते हैं, आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आपके फादर भी आर्मी से हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि फैमिली ने फोर्स किया हो कि नहीं तुम भी आर्मी की तैयारी करो? हाँ, फादर कहते थे, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे उसके बाद फादर, जब हम राजनीति में एंट्री करी हमने जी, जब एंट्री करने के बाद हम जैसे कोई आंदोलन में गए, फोटो आते थे तो फादर हमारे छुट्टी आते थे तो हम अखबार ही गायब कर देते, जिस अखबार में फोटो आता था। जैसे हम युवा मोर्चा में थे बीजेपी के उस समय, तो हम आंदोलन करते थे क्योंकि उस समय विपक्ष में थे हम लोग, तो जब फोटो आते थे हम अखबार ही गायब कर देते थे, तो यही बचने का रास्ता होता था। फिर जब नाम खुलता गया, चलता गया, फिर पिताजी ने फोर्स कभी दबाव नहीं, हालांकि पिताजी चाहते थे कि ये फौज में जाए। क्या एक युवा नेता होने के नाते क्या एजेंडा है आपका, क्योंकि युवा नेता के रूप में ही आपको सब जानते हैं? मेरा युवा, आप नेता कह रहे हैं या नेतृत्व कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरा सीधा एजेंडा ये है कि लोगों के काम होने चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए, और हमारे जो हमें कोई भी दायित्व मिले, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो गांव का, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो एमपी हो, एनी कंडीशन, कोई भी पद हो, तो वो अपने पद का निर्वहन करे, और निर्वहन करने के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ, अगर वो विकास कार्य उसे मिल रहे हैं तो विकास कार्य ईमानदारी के साथ करे, और अगर उसे अपोजिशन में बात उठाने का मौका मिल रहा हो या जमीनी मुद्दे हो तो वो जमीनी मुद्दे भी बड़ी ईमानदारी के साथ उठाए जी। जिला पंचायत की आपने बात की, पिछले पंचवर्षीय चुनाव में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें आपने अपने भाई दीपक सेठ को वार्ड नंबर 54 से जो है निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव जिताया था। क्या रणनीति रही थी? रणनीति क्या, मैं लगातार 2013 के नवंबर से मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी और राजनीति में सक्रिय हुआ था जी। उसके बाद से मैं लगातार क्षेत्र में
जनाधार को व्यक्तिगत रूप से जोड़ता चला जा रहा था और मैं लोगों की मदद भी करता था, लोगों के साथ खड़ा होता, लोगों के आंदोलन में शरीक भी होता था। सक्रिय रूप से जब हम आंदोलन करते थे तो लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़ते थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत का टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि हम किसी के टिकट के सहारे के मोहताज नहीं होना चाहिए, हमें अपना क्षेत्र चुनना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और मैंने वो करके दिखाया। उदाहरण के तौर पे अपने भाई को निर्दलीय जिला पंचायत लड़ाया और 6128 वोटों से हमने जिताया। उसमें रणनीति ये थी हमारी कि हमने बूथ लेवल तक अपनी टीम बना के रखी थी जी, और जो व्यक्तिगत रूप से हम जिनकी भी मदद करते थे, जिनके साथ खड़े होते थे, हम उनकी एक लिस्ट बना के रखते थे उनसे आशीर्वाद और सहयोग लेने के लिए। वर्तमान में आप फरीदपुर की जो 122 विधानसभा क्षेत्र है उससे विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं जी, तो क्या तैयारियां हैं, क्या आपका मैनिफेस्टो रहने वाला है? तैयारियां मैं 2022 से लगातार विधानसभा, जब मैं जिला पंचायत जीता उसके बाद मैंने लगातार विकास कार्य भी कराए क्षेत्र में और लोगों को जोड़ा भी। तो विधानसभा की हम तैयारी 2022 से हमने शुरू कर चुके। हालांकि 2013 से मैं लगातार फरीदपुर के अंदर सक्रिय था। मैंने नौजवानों की अपनी टीम बना रखी हालांकि मैंने देहात को ज्यादा पकड़ के रखा और हमारी तैयारी ये भी है कि हमने अपने बूथ स्तर पे व्यक्तिगत टीम का चुनाव कर रखा जी, जो हमें चुनाव लड़ाएगी, हर हालत पे लड़ाएगी। और व्यक्तिगत जब टीम किसी के साथ होती है तो बहुत बड़ा सहयोग मिलता है उससे। क्यों आपको फरीदपुर की जनता चुने, क्या एक कारण आप देंगे कि फरीदपुर की जनता मुझे इसलिए चुने? इसके लिए तो मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ जी। पहला उदाहरण ये दूंगा, फरीदपुर की जनता ने भुता ब्लॉक में हमें निर्दलीय जिला पंचायत जिता के भेजा। हमने 4 करोड़ की निधि को, जिला पंचायत निधि का उपयोग किया, सही मायने में उन गरीब तबके के लोगों को खरंजे, नाले, पुलियां और विकास कार्य दिए जिन गरीब तबके कभी पार्टी बंदी, गुटबाजी के तौर पे कभी उन्हें काम, विकास कार्य नहीं बन पाता था। अगर किसी दल का कोई जीता तो वो उस दल के कार्यकर्ता के काम नहीं करता था, जो और किसी दल का जीता वो किसी के नहीं। हमने ये कहा जो हमें चुनाव लड़ाएगा या नहीं भी लड़ाएगा, अगर हम जीतते हैं तो जो जमीनी हकीकत होगी, जो सच्चाई पे विकास की जरूरत होगी, हम उस पर काम करेंगे। ये नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है, ये बीजेपी का नेता है, ये बसपा का नेता है और इसने हमें चुनाव नहीं लड़ाया तो उस गांव में वोट नहीं मिले तो हमें वहां विकास कार्य नहीं। जहां भी विकास कार्य की जरूरत होगी हम वो कराएंगे। तो आप दूसरा, हमने वहां पर क्षेत्र के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है फरीदपुर के अंदर, हमारा सर्वप्रथम दायित्व ये रहेगा कि मैंने लगातार रोजगार की बात भी उठाई है। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, फरीदपुर के साथ बरेली के कई क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं जो हरियाणा पड़े हुए हैं, जो रुद्रपुर पड़े हुए हैं, उसके साथ कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर पंजाब पड़े हुए हैं, जहां पर लोग बेरोजगारी के चक्कर में वहां रोजगार ढूंढने जाते हैं। वहां एक कमरे में 22 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। आप कभी जाइएगा, मैंने तो वहां लोगों के जीवन को देखा है जाके। मैं रुद्रपुर गया हूँ, मैं हरियाणा गया हूँ लोगों से मिलने के लिए अपने। तो उन लोगों को हम अपने क्षेत्र में इन फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार दिलाने का काम करें और योग्यता के दम पे रोजगार दिलाएंगे। हम तो ये कहेंगे आप योग्यता के बल पे चयन करिए, हमारा जो व्यक्ति सक्षम हो आप उसे, हमारे व्यक्ति को। जिस क्षेत्र से आप दावेदारी कर रहे हैं, फरीदपुर विधानसभा मान लेते हैं, फरीदपुर विधानसभा, वहाँ कई ऐसे पुराने अनुभवी और दिग्गज नेता हैं। तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि इनके सामने मतलब घबराहट होती हो? कभी घबराहट नहीं हुई। और क्यों घबराहट होगी? देखिए, हमारे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड, ठीक है, उन्होंने हमेशा हमें कहा आप आगे बढ़ो और डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं। और डरे हम किससे, जब जनता जनार्दन हमारे साथ है, बड़े वरिष्ठों का आशीर्वाद हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान हमारे साथ खड़ा है। दूसरी चीज, हम जिला पंचायत में लड़े और बड़े से बड़े फरीदपुर के परिवार जिनकी राजनीतिक विरासत रही है वो लड़े हमारे सामने। आदरणीय चंद्रसेन सागर जी लड़े, आदरणीय विजयपाल जी के प्रत्याशी नोनीराम सागर जी समाजवादी पार्टी से लड़ी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंजीनियर राम दिवाकर जी लड़े। ऐसे कई प्रत्याशी, राम सनेही सागर जी आदरणीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य। तो मैं सबके आगे आदरणीय लगाता हूँ, सब मेरे सम्मानित हैं, लेकिन चुनाव में लड़ता हूँ वैचारिक आंदोलन, वैचारिक लड़ाई पे मैं चुनाव लड़ता हूँ। मैं किसी का कभी अपमान नहीं करता और मैं कभी किसी से ये लोग जो दुश्मनी कर लेते हैं कार्यकर्ताओं से, मेरे लिए सारे कार्यकर्ता, सारे जमीनी हकीकत के लोग सब बराबर हैं। प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, उनके जमीनी कार्यकर्ता भी हैं,
आपके भी जमीनी कार्यकर्ता होंगे। क्या लगता है कि आज के समय में राजनीति में जमीनी कार्यकर्ताओं की जगह पैसे और जातीय समीकरण ने ले ली है? देखिए, सच्चाई तो यह है, युवाओं को मौका ही नहीं मिल पाता। युवाओं को मौका इसलिए नहीं मिल पाता, इसमें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की ही गलती नहीं है, इसमें युवाओं की भी गलती है। युवा कुछ लोगों के बीच में सीमित हो जाते हैं और उन्हें अपने से लोग नहीं जोड़ने होते हैं। वो किसी एक के अगर कोशिश करते हैं कि हम उसको खुश करने के लिए राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति नहीं होती है। युवा का मतलब ये होता है कि नेतृत्व करता है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवा ही बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो युवा वो लहर है कि जिस तरफ युवा बढ़ जाता है, सरकारें बन जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन हमारा युवा यही नहीं समझ पाता है कि उसकी क्षमता क्या है। तो मैं आपका सवाल का यही जवाब दूंगा कि युवा जातीय समीकरण में नहीं, युवा चाहे तो सारे समीकरण बदल जाए, लेकिन युवा जमीन पे मेहनत करने वाला, युवा रील वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। जमीनी पकड़ उसकी पकड़ होनी चाहिए। इस बात पे हम चर्चा करेंगे आगे। एक सवाल हमारा ये है कि फरीदपुर की विधानसभा से आप जो है दावेदार हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या फरीदपुर में क्या है जो अभी तक के राजनेता या अभी तक के जो वहाँ के विधायक रहे हैं वो उसको समाधान नहीं कर पाया समस्या? देखिए, हर विधायक ने अपने समय में काम किया है और मैं किसी की कभी तुलना नहीं करता हूं और मैं कभी किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करता हूं। नहीं, जब सब काम कर रहे हैं तो फिर जनता आपको मैं इस पे आपका जवाब दूंगा कि हर व्यक्ति ने अपने समय में काम किया है, लेकिन हर समय बदलाव मांगता है, हर समय नई चीजें मांगता है, नई उम्मीदें मांगता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कल की सुबह के साथ मैं पुरानी चीजों को याद करूंगा। आप नई किरण के साथ, नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उस दिन को जीना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, फरीदपुर के अंदर अथाह रोजगार है। इन फैक्ट्रियों के अंदर, क्षेत्र की फैक्ट्री उनके अथाह रोजगार है, लेकिन हमारा युवा रुद्रपुर, पंजाब, हरियाणा भटक रहा है। मैं उसको पुनर्स्थापित करना चाहता हूं। अपने माता पिता को वो साथ रहे, अपने परिवार की वो देखभाल करे और वो 10 से 12 हजार रुपए में जो बाहर मजदूरी कर रहा है, हमारे क्षेत्र में उसे सफिशिएंट सैलरी भी मिलेगी, लेकिन वो अपने घर के अंदर रहेगा, सम्मान के साथ रहेगा। और अपनी एक माँ का बेटा जब उसकी नजरों के सामने होता है और सुबह ड्यूटी पे जाता है, शाम को वापस आ जाता है, उससे बड़ी खुशी उसके लिए नहीं होती। मैं उस काम को करने का काम। आपने कहा नए बदलाव की जो बात आपने की कि नया बदलाव होगा, नई चीजें होंगी। नया विधायक मान लीजिए हमने आपको बना दिया, जनता ने आपको चुन लिया और आप नए विधायक बन गए। पहले 100 दिन राजा सेठ की क्या रणनीति है? पहले 100 दिन तो सबसे पहले मैं फैक्ट्रियों के आगे खड़े होकर उन सभी लोगों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा जो योग्यता के दम पर बाहर पड़े हुए हैं। और मैं कहूंगा इनका आप चयन करिए, अगर आपको लगता है इनका चरित्र खराब है तो पुलिस से वेरिफिकेशन कराइए, आप इनका इंटरव्यू लीजिए। अगर योग्यता के दम पे ये आगे बढ़ने की क्षमता, काम करने की क्षमता रखते हैं तो सबसे पहले वो नौकरी करेंगे। दूसरा, ये जो फरीदपुर के अंदर धान केंद्र सेंटर, गन्ना सेंटर, इन पे जो धांधली होती है, किसानों के धान नहीं तुलते हैं, गन्ना नहीं तुलते हैं, व्यापारियों के धान और गन्ना तुलते हैं, तो व्यापारी के साथ साथ मैं अधिकारियों से कहूंगा चाहे आप इसका दायरा बढ़ाने का काम करें, लेकिन किसानों का भी धान केंद्र सेंटरों पे टाइम से तुलना चाहिए। ये नहीं वो 7-7 दिन खेतों में पड़ा रहा है। चूंकि आप वहाँ से विधायक प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, तो आप वहाँ के गाँव में भी जाते होंगे जी। कभी गए हैं गाँव में? मैं हर गांव में जाता हूँ। आपने सड़कों की व्यवस्थाएं और शिक्षा व्यवस्था पे कभी नजर डाली है? सड़कों की व्यवस्थाओं पे डाली है, शिक्षा व्यवस्था पे नजर डाली। कैसी और मैं आपको बता दूं, गांव का आपने नाम लिया तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने आपके चेहरा देख के पहचान लिया। कई ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं, कुछ लोग हवा। मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं से भी चलेंगे गांव से तो मैं आपको ले चलता हूं। आप मेरे साथ कभी गांव में दौरा करिए। जब आप दुरनिया से घुसेंगे तो औरंगाबाद, कुइया खेड़े, सारीपुर, केलीपुर, मटिया नगला, जथोका, इधर आप चले जाइए, रजऊ, आप चले जाइए भगवतीपुर, राजाराम, ऐसे कई गांव, कली नगला, मैं आपको इधर ले जाऊं, झादो, कुठला, रामपुरा कमन, उचसिया, इटोरिया, टिसुआ, मैं आपको ऐसे 85 गांव के नाम गिना दूंगा जिनके लोगों ने, ज्यादातर प्रत्याशियों ने नाम सुने होंगे या वो रजिस्टर देख के पलटेंगे या अपने साथियों से पूछते हैं कि इसका मोड़ और रास्ता कहाँ है। मैं आपको तराई के सारे गांव गिना देता हूँ, कपूरपुर, और आप इधर चले जाइए मनपुरा, हृदयपुर, गौसगंज, दीपपुर, तिरहा। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं सारे गांव का भ्रमण कर चुका हूं। लेकिन आपकी जो सड़क वाली बात है, देखिए सड़कें, कुछ सड़कें होती हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग देखता है, कुछ सड़कें होती हैं जो विधायक निधि द्वारा होती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है किसी भी सड़कों का जो बदहालपन है, अभी कई सड़कें ऐसी हैं जो काम भी चल रहा है और कई सड़कें ऐसी हैं जो पढ़नी भी जरूरी है। जैसे हमारे, आप चले जाइए
खेमू नगला से आप चलेंगे जब हृदयपुर के लिए, तो वो जो सड़क है उसकी सड़क की मरम्मत होनी चाहिए और मरम्मत मांग भी रही है। तो ऐसी कई जगह हैं जहां पर रोड पड़ना चाहिए और वो पड़ाना। और शिक्षा की बात आ जाती है, शिक्षा के लिए मैं आपको बता दूं, हमें विधायक जो भी हो ऐसा हो जो प्राइमरी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में जाके खुद जाए चेक करने कि इसमें पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। मैंने खुद देखा है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षा व्यवस्था उचित नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ सरकारी अस्पताल है ही नहीं जी। महिलाओं को प्रसव के लिए जो है फरीदपुर आना पड़ता है। शहर में जो अस्पताल है, CHC है, प्राथमिक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ आना पड़ता है। और वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, चूंकि मैं भी फरीदपुर का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है वो है रेलवे क्रॉसिंग फाटक की। अब सोचिए कि एक महिला को अगर प्रसव पीड़ा होती है और वो 108 एम्बुलेंस या 102 एम्बुलेंस पे कॉल करके उसको गांव बुलाया जाए, तो सबसे पहली समस्या ये कि वहाँ की सड़कें ठीक नहीं है। दूसरी समस्या ये कि वहाँ आसपास कोई अस्पताल नहीं है। तीसरी समस्या ये, अगर वो एम्बुलेंस गांव पहुंच भी गई तो फिर फाटक। मैं आपको तीनों सवालों का जो मिश्रण जवाब दूंगा वो ये दूंगा जी कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में मैंने उन खरंजों को जोड़ा है। जैसे आप ककरा कला से ले जाइए जिलेपुरा होते हुए बीसलपुर के लिए वो बॉर्डर की रास्ता निकाले, वो सब लोग एरोला होते हुए, रसूला चौराहे होते हुए 15 गांव की रास्ता मैंने वहां से जोड़ी। ऐसे में एक भी रास्ते नहीं रहने दूंगा, क्योंकि नेता वही काम करा सकता है जिसका जिला पंचायत सदस्य संयोजन हो, जिसका ब्लॉक प्रमुख से संयोजन हो, जिसका प्रधान से संयोजन हो, जिसका BDC मेंबर से संयोजन हो। तो मैं सारे जो जनप्रतिनिधि हैं सभी से अपना संयोजन बना के रखूंगा, चाहे वो किसी पार्टी का क्यों ना हो, क्योंकि विकास कार्य तभी संभव है। और जहां तक रेलवे क्रॉसिंग की आप बात रखें, फरीदपुर के अंदर पुल बनी रहा है और भी जो छोटी मोटी रेलवे क्रॉसिंग है हम उनका भी शासन को देने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी पकड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का क्यों ना हो, क्योंकि जब विकास की बात ही आती है तो आपको सबको एक टेबल पे आना होगा, तभी हम विकास करा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं वो समाजवादी पार्टी का अगर जिला पंचायत सदस्य हो तो हम उससे बात नहीं करेंगे। संयोजन वाली जो बात आपने कही, इसकी आवश्यकता है और यही इस चीज के लिए जिम्मेदार भी है। जब तक विधायक जो है अपने क्षेत्र के जिला पंचायत से मिलकर के काम नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तब तक ये काम नहीं। बिल्कुल वाह। अगर आप ईगो रखोगे तो हर कोई ईगो रखने वाला है, लेकिन एक नेता का मतलब होता है सबको साथ लेके चलने। जनता का एक सवाल अक्सर रहता है कि नेता जो है वो बरसाती मेढक की तरह होते हैं, जैसे इलेक्शन आते हैं 6 महीने पहले और 6 महीने बाद वो उतने ही दिन दिखाई देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं पूरे। उसके लिए तो जनता के लिए मैं एक ही सवाल करूंगा कि सबकी प्रोफाइलें चेक कर लेनी चाहिए। फेसबुक प्रोफाइल हालांकि सबकी टेम्परेरी सारी चीजें होती हैं। जो व्यक्ति अनपढ़ है वो प्रोफाइल थोड़ी, मैं आपको बताऊं जो पढ़े लिखे हैं वो तो चेक कर सकते हैं जी, और जो अनपढ़ होते हैं, जिनको अनपढ़ बोला जाता है, वो अनपढ़ नहीं होते हैं। वो लोग सच्चे लोग होते हैं और भावनाओं को समझने वाले होते हैं। मुझे कम पढ़े लिखे लोगों ने ही चुनाव जिताया है, ये बात मैं आपको सच, मैं देहात से जीत के आता हूँ और ये बात सच्चाई है। शहर में तो लड़ने का मौका मुझे मिलेगा, पहली बार ही मिलेगा, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो भावनाओं के मधुर लोग होते हैं और वो आपको एक बार मौका देते हैं। आपने अगर उनका दिल जीत लिया और आपने उनको धोखा दिया, वो आपको दोबारा मौका नहीं देते। मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो गांव के लोग होते हैं वो तो चेहरे, नजरें और भावनाओं से पहचान लेते हैं। वो तो ये भी पहचान लेते हैं कि ये दल का झंडा लगा के आ रहे हैं या बगैर दल के आ रहे हैं। क्योंकि मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, आज मैं बड़ी बड़ी रैलियां कर लेता हूँ, बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेता हूँ, मेरे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। ये मेरे साथ गांव के लोगों की भावना जुड़ी हुई है। अगर मैं पार्टी का झंडा लेके चलूंगा भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं सारी पार्टी के आप झंडे लेके चलिए जी, ठीक है, काम आप रद्दी भर मत कराइए किसी के। तो आजकल इंसान बेवकूफ नहीं है, कम पढ़ा लिखा भी जानता है कि इसके अंदर कोई योग्यता ही होगी जो अकेले दम पे ये आपके घर के अंदर चाय पीने की क्षमता रखता है। वरना पार्टी का झंडा लगाकर तो हर कोई चाय पिलाने के लिए दरवाजा खोल के बैठा हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि वर्तमान समय की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, वो युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, कई मुद्दे तो ऐसे हैं जिन पे युवाओं को प्रखर होकर बोलना चाहिए। जैसे रोजगार का मुद्दा हो गया। हम सभी लोग रोजगार की बात करते हैं। क्या रोड मैप है आपके पास रोजगार? मेरे पास रोजगार का यही रोड मैप है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों का निवेश भी करा रहे हैं जी। लेकिन जैसे आप देखना चाहते हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर हमारे लोगों को कामगार नहीं मिल पाता जी। क्यों नहीं मिल पाता? इसके लिए भी हमारे यहाँ के लोकल के लीडर जिम्मेदार हैं जी। क्योंकि हर आदमी गवर्नमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हर जो पढ़ाई कर रहा है लड़का,
हर नौजवान जो पढ़ाई कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में अपना पैकेज बना सकता है। बिल्कुल। तो हमें इस पे भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा, इस पे प्रखर रूप से बोलना होगा कि हमारे लोगों को रोजगार दिया। क्या मैं अगर बात करूं तो बीइंग एमएलए कैंडिडेट, आपको लगता है कि जो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था है उसमें राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? अगर राजनीति का हस्तक्षेप बिल्कुल आप खत्म कर देंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हो जाएगा। आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक हमें राजनीति की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? ये सिस्टम है। अगर सिस्टम ही नहीं हो ऐसा, अगर ठीक है, मैं कई रीले ऐसे देखता हूं कि जहां पर अधिकारी कहते हैं या सब कहते हैं कि आप डायरेक्ट आइए मेरे पास, मैं आपकी सुनने के लिए, अगर आपके पास सुनने के लिए समय होता तो ये सब नेताओं के दरवाजे पे क्यों जाते हैं? नेताओं के दरवाजे पे इसलिए जाते हैं क्योंकि आप लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, आप लोग कागज में लिखा हुआ पढ़ते हैं, उस पर साइन कर देते हैं और कह देते हैं जो ठीक। लेकिन जो एक नेता होता है वो आपकी भावना पढ़ता है। अगर कोई, मैं उदाहरण दे दूं, अभी किसी का परिवार में मरीज है और एकदम सडनली भाग पड़ता है, गाड़ी से उसको मोटरसाइकिल से बैठा ले, अब वो बेचारा पेपर नहीं रख पाया अपनी गाड़ी में, हेलमेट नहीं लगा पाया, उसे अस्पताल जाना है एकदम, तो जो अधिकारी रोकेगा उसे, वो तो अपने उसके पेपर मांगेगा। लेकिन नेता ये कहता है कि भाई साहब उसकी सडनली एकदम प्रॉब्लम आ गई थी तो उसके पेपर चलिए मैं भिजवा दूंगा या मैं दिखवा दूंगा या कल देख लीजिए, उसका आधार कार्ड नोट कर लीजिए, जो कर लीजिए, लेकिन अभी उसे जाने दीजिए। तो नेता होता है भावना पढ़ने वाला। तभी तो लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था ये दी गई कि कम पढ़े लिखे भी जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते वो भी नेता बनते हैं। नेता का काम है जनता की भावनाओं को समझना, इंसानियत को समझना। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब आपने कहा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कई प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मिड डे मील वाली जो व्यवस्था है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें ग्राम प्रधान का हस्तक्षेप होता है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति का हस्तक्षेप होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा राजनीति का हस्तक्षेप तो होना चाहिए लेकिन सही काम के लिए होना चाहिए। अब आप बता देते हैं मिड डे मील, इन छोटी छोटी चीजों पे, तो हमारे इसके लिए सुप्रीम, हाँ ये मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ आपका, इसके लिए तो जब तक हमारा सुप्रीम लीडर, हमारा चाहे गांव, हमारे क्षेत्र का चाहे एमएलए हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अगर क्षेत्र के लोग उस तक शिकायत कर रहे हैं, या फिर उनका वॉलेंटियर ऐसा होना चाहिए गांव के अंदर, जैसे मेरे व्यक्तिगत लोग हैं, कोई भी क्षेत्र के अंदर समस्या होती है, कोई गांव के अंदर समस्या आती है, मुझ तक पहुंचती है, मुझ तक पहुंचने के बाद मैं उस पर तुरंत संज्ञान लेता हूं, या मुझे पहुंचना होता है मैं पहुंचता हूं, अपने भाई को भेजना होता है भाई पहुंचते हैं या टीम पहुंचती है। तो क्षेत्र का नेता अगर सक्रिय है तो क्षेत्र की सारी समस्याएं उस तक पहुंच जाएंगी और उसका निदान भी होगा। क्या लगता है कौन सा ऐसा काम होना चाहिए जिससे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव आए? देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता में अगर बदलाव लाने की जरूरत है, सबसे पहले हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे स्कूलों में जो विद्यालय के अंदर अध्यापक हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, वो शिक्षा के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं, क्योंकि जनता लीडर्स की बात बहुत मानती है हमारे भारत के अंदर, अगर लीडर कह देता है तो बहुत जनता बात मानती है। वही लीडर्स अगर रोड पे उतर के उन सभी लोगों के लिए समझाने का काम करें, सरकार सारी चीजें उपलब्ध करवाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से आता है उसको नियमित रूप से, अगर उसके अंदर कोई भी धांधली ना हो, सारे काम चलें, सुचारू रूप से चलें और लीडर अपनी नजर रखे, तो मुझे लगता है सारे काम सही से हो जाए। नेताओं के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि आपके बच्चों को बढ़िया व्यवस्था मिले? देखिए, इसके लिए तो नेता का ईमानदार होना जरूरी है। सबसे पहले तो वो अपने बच्चों का दाखिला कराए, है ना? इस बात पे मैं तो सरकार से, मैं तो हमेशा, ऐसे कई नेता हमारे सदन के अंदर मांग कर चुके हैं कि सरकारी स्कूलों में सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे पहले पढ़े। चलिए, ये शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई, आपके जो मत है वो हमने सबने सुने और जो आपको देख रहे हैं उन्होंने भी सुने। कानून व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ठीक है? देखिए, वर्तमान समय में जो कानून व्यवस्था है उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय अगर आपके संग कितना भी बड़ा राजनीतिक परिवार का या रसूख रखने वाला भी बदतमीजी कर देता है और आप एप्लीकेशन देते हैं, तो पुलिस जरूर उसके दरवाजे पे पहुंचने की क्षमता रखती है। या फिर वो कितना भी बड़ा बदमाश हो, अगर वो भी बदतमीजी करता है या कोई अपराध करने की तो पुलिस उसके दरवाजे पहुंचने की क्षमता रखती है। और मैं चाहता हूं कि हमें कानून व्यवस्था, आज मुझसे ज्यादा आप बहन बेटियों से पूछ सकते हैं। वर्तमान समय में सरकार जो है वो ये दावा करती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया हुआ है, तो आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ, लॉ एंड इसमें कोई गुरेज नहीं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपको क्या लगता है कि अभी कौन से सुधार सरकार को करने चाहिए? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी मॉनिटरिंग हो रही है वो सही हो रही है। देखिए, कोई किसी को घटना करनी होगी तो वो तो किसी की भी सरकार आ जाए, वो तो फिर वो करेगा।
हालांकि न्याय कितनी जल्दी मिल जाता है या कार्रवाई कितनी जल्दी हो जाती है, हाउ इनकाउंटर कितनी जल्दी हो जाता है, चाहे वो हाफ ही क्यों ना हो, वो कितनी जल्दी होता है, ये सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर हम लोग सीसीटीवी फुटेज का लगाने का काम करें, सीसीटीवी कैमरे, हाँ सीसीटीवी कैमरेज लगें। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो गांव के क्षेत्र में भी, जो कई जगह ऐसे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि कुछ चौराहे ऐसे भी पड़ जाते हैं गांव में जहां ब्लॉक के माध्यम से ये योजना बन जाए कि वहां भी सीसीटीवी फुटेज लगा। देखिए सीसीटीवी विदेशों में क्या है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे देखिए आप सारी क्राइम बंद, तो जहां जहां सीसीटीवी फुटेज लगते जाएंगे कोई भी अपराध नहीं करेगा, और जो अपराध करेगा वो यही सोच सुनिश्चित करके अपराध करेगा कि मुझे जेल ही जाना है और मुझे सजा होनी है, तभी अपराध करेगा। क्या लगता है कि अपराध के मामलों में जो राजनीतिक दबाव है वो पुलिस के कामकाज को प्रभावित करता है? क्यों नहीं करता है? वही मान लो कोई कांड कर दिया किसी ने और उन्होंने कहा साहब नेताजी बता जरा फोन कर दियो, नेताजी ने भी फोन कर दिया, दरोगा जी हमारा बालक है भैया देख लियो, तो क्या लगता है ये जो पैटर्न है ये खत्म होना चाहिए? ये खत्म ही हो रहा है, ये खत्म ही हो रहा है। ये पहले होता था, और मैं आपको बता दूं, मैं किसी का आपसे जिक्र क्या करूं, ये होता था, लेकिन अब ये पैटर्न कुछ हद तक खत्म हो पाया, और आने वाले समय में जब ये नौजवान और जागरूक हो जाएंगे, सरकार और सख्त होनी शुरू हो जाएंगी, सबको अपने अधिकार मालूम होते चले जा रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होती चली जा रही हैं। आज आप देखिए मुकदमे ऑनलाइन हो गए। आप किसी भी अपराध करने के बाद आप ये सोचो मैं विवेचना में कितना बचने की कोशिश कर सकूं, अगर आप वहां पर लीगली, अगर आप वहां पर हैं, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर ली आप नहीं बच सकते। भाजपा सरकार के कार्यकाल का जो पिछले जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि और आप उससे प्रभावित हैं? देखिए मुझे कानून व्यवस्था सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है, और आज कहीं भी कुछ भी अपराध होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसी कौन सी नीति है सरकार की जिससे आप असहमत हैं? देखिए सरकार तो किसी की भी आ जाए, पूर्णतः सहमति नहीं कर सकते। हाँ सरकार तो किसी, एक बात बताइए, देखिए मुझे कहने का, हाँ देखिए असहमत की बात, असहमत के साथ मैं सरकार से असहमत होने वाला मैं एक इंसान नहीं हूँ, हाँ। या मैं कोई एक नेता नहीं हूँ, ये पूरा भारतवर्ष है, ये पूरा उत्तर प्रदेश वर्ष के लोग हैं। हमें ये चाहिए कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान हैं जो बाहर पलायन करते हैं नौकरी के लिए, हम नहीं चाहते कि उन सभी को गवर्नमेंट किया जाए, लेकिन योग्यता के बल पर उन्हें उन्हीं की फैक्ट्रियों में उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा सरकार तो कि वो सरकार उसके लिए एक अलग से चाहे आयोग का गठन करे, चाहे आरक्षण लेके आए कि जो स्थानीय नौजवान है उन्हें स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना चाहिए। स्वरोजगार की बात कर रही है सरकार जी, क्या लग रहा है सबको मिल पा रहा है? देखिए स्वरोजगार करने के लिए सब लोग इतने अगर कैपेबल या इतने बुद्धिमान होते तो सब कर लेते, लेकिन हाँ कि कई लोगों को रोजगार ऐसे भी मिल सकता है जो मैंने आपको ऑप्शन बताया। विपक्ष स्वरोजगार को पकौड़े तलने से देखता है कि पकौड़ा तलना ही स्वरोजगार है, तो विपक्ष का ये कहना है कि जब सब पकौड़ा बनाएंगे तो फिर खाएगा कौन? देखिए अब विपक्ष और पक्ष क्या कहता है इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो सब बड़े स्तर के नेता हैं, वो लोग जो बोल देते हैं वो लोग तो देखिए लोग उसको ट्रेंड बना लेते हैं, लेकिन मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है वो विपक्ष मतलब सिर्फ आलोचना करता है कि उसके पास कोई वैकल्पिक विजन भी है? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर विपक्ष सही से काम कर ले तो विपक्ष एक हद तक किसी को, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ बात करने के लिए आपको कह दूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कर रहा वो कर रहा, लेकिन आप ये देखिए विपक्ष मजबूत कहाँ है। विपक्ष ऊपर तो बात कर देता है, निचले स्तर पे बात करता है, कहीं जाके कहीं तहसील स्तर पे घेरता है जाके, कहीं जिले स्तर पे घेरता है जाके, कहीं आंदोलन करके दिखाता है क्या? ठीक है, 6 महीने पहले आप आंदोलन कर रहे हो, 4 साल से जनता बेवकूफ बैठी हुई है, सब जनता जानती है। तो मेरे कहने का मतलब है सरकार और विपक्ष दोनों को अगर जेन्युइन बात है उसको उठाना चाहिए, अगर वो पक्ष की बात है तो पक्ष को उठाना चाहिए, और विपक्ष के लिए अगर कोई मुद्दा सरकार छोड़ रही है तो उसका भी तुरंत कैप्चर करके उठाना चाहिए। क्या लगता है केंद्र सरकार को और जो प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे गांव तक पहुंचता है? देखिए लाभ तो गांव तक पहुंच रहा है, सीधे पहुंच रहा है, लेकिन हाँ सारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पहुंच ही रहा है, क्योंकि आप देखिए किसान जी, आप दोनों तरफ की बात नहीं दोनों तरफ नहीं, मैंने स्पष्ट कहा सारी योजनाओं को लाभ पहुंच रहा है, इसके लिए मैं स्पष्ट आपको आश्वासन दे रहा हूं कि सच में पहुंच रहा है। और सहमत हूं इस बात से, क्योंकि पिछली सरकारों में जो योजनाएं आती थी
वो कुछ नेता डिसाइड कर लेते थे, लेकिन अब योजना जो आ रही है ज्यादातर आप देखिए ऑनलाइन खाते जुड़ गए। अगर वो एक निधि 1 रुपया भी डाल रहे हैं सीधा खाते में आ रहा है। वो सरकार से कोई योजना भेज रहे हैं वो भी आ रही है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो किसान लोग हैं वो अगर जो क्षेत्र में जो फसल, जैसे गाय हैं, गायों की वजह से फसलें नष्ट होती हैं ऐसा सब लोग कहते हैं और हमने पता भी किया है, क्षेत्र में हम जाते भी हैं, तो गायों की व्यवस्था जरूर बड़ी समस्या है ये। जी, गौशाला के लिए जो सरकार ने बनाई है, सरकार ने ईमानदारी से गौशाला के लिए जो पैसा डाल रही है वो डाल रही है। हमारे नीचे के अगर जनप्रतिनिधि लोग और हमारे नीचे के अधिकारी लोग अगर गौशालाओं पर ठीक से काम कर लें तो मुझे लगता है ये किसानों की फसल भी बच जाएगी और जो गायों से तारों से गायें कट रही हैं, सड़ जाती हैं बेचारी, उन पे भी कहीं ना कहीं अंकुश लग जाए, उनकी जान बचने का काम। बढ़ती महंगाई पे आपकी क्या राय है? इन्फ्लेशन को आप कैसे देखते हैं? क्या आम आदमी को राहत मिल पा रही है? क्या ये एक समस्या है? देखिए, बढ़ती महंगाई के लिए बहुत बड़े बड़े लीडर हैं चर्चा करने के लिए और वो आंदोलन उठाते भी हैं और करते भी रहते हैं सदन के अंदर। देखिए, उसके साथ हमें समय को भी देखना होगा। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हमें समय को भी देखना होगा महंगाई क्यों बढ़ रही है, किस आधार पे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा एक बात है, ये सब बड़े बड़े लोगों का स्तर का मामला। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। हालांकि सरकार इस पे जो काम कर रही होगी वो उनके लोग जानते हैं। आप लोक जनशक्ति पार्टी से जो है दावेदारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है लोक जनशक्ति पार्टी की? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी पूरे भारतवर्ष के नेता रहे और उन्हें सब जानते भी हैं और आज जो ये फोन चला रहे हैं और हम सब लोग जो चला रहे हैं उन्हीं की देन है। जब वो मंत्री हुआ करते उन्होंने कहा हर गरीब के हाथ में फोन होना चाहिए जी। तो मेरे कहने का मतलब आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे बिहार के अंदर और प्रदेश पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा एक परचम भी लहराया है अपने विकास कार्यों के साथ साथ। उत्तर प्रदेश में मैं आपको लेके आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अभी बिहार के बाद पूरे भारत के अंदर दौरा करने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने नौजवानों को मौका देने का सबको आश्वासन दिया है। काम भी कर रहे हैं, हालांकि रणनीति खड़ी भी हो रही है, पार्टी भी बूथ स्तर पे हम लोग खड़ी करने का काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव में आपको लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो विधानसभा चुनाव में कोई छाप छोड़ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान जी ऐसे नेता हैं जिन्हें युवा पसंद करते हैं और मैं आपको बताऊं वो सिर्फ काम की बात करते हैं। वो कहते हैं युवा जात पात बरादरी बात में ना भटके, हमें उससे साथ लेना होगा और काम करना, और छाप जरूर छोड़ेगी। क्योंकि हमारी पार्टी के जब प्रत्याशी मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं चाहे हम गठबंधन में लड़ें चाहे हम अकेले लड़ें, अगर हम आदरणीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी का जैसा निर्देश होगा हमारे प्रत्याशी वही करने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे। वो आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे दिशा निर्देश करें। क्या राजा सेठ को मान लीजिए अगर लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अगर आपको टिकट नहीं देती है या आपको अपना प्रत्याशी बना के विधानसभा क्षेत्र में नहीं उतारती है तो क्या आप किसी बड़े संगठन का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? देखिए, मेरे साथ जनता है और आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारों को मैंने सुना है, आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को मैंने सुना है। वो ये कहते हैं कि जो नेता संघर्ष करता है वो अपनी जनता के बदौलत करता है, उसका जैसा जनता का निर्देश होता है वो करता है। जैसे जनता निर्देश करेगी या जैसा जनता आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। कौन है आपका आदर्श? कौन है मेरा आदर्श? किसे मानते हैं अपना आदर्श राजनीति में? राजनीति में मैंने अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सभी को देख के सीखा है। हालांकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कभी, मैंने सबके मिश्रण लिए। मैंने जो बड़े कोई गाइडेंस नहीं मिला, लेकिन ये है कि सभी को देख के सीखा है। किसी नेता की कोई क्वालिटी ली, वो अगर अच्छी लगी मुझे तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। चलिए अभी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका एक उसमें जवाब देंगे। आप किसको कैसे देखते हैं, किसको क्या मानते हैं और आपके लिए वो क्या है या देश के लिए उनकी क्या अहमियत है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक शब्द में जवाब दीजिए कि योगी आदित्यनाथ स्पष्टवादी नेता है। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी के लिए कह दीजिए आप कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। अखिलेश यादव? युवा सोच। मायावती? सुशासन। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, संघर्ष कर रहे हैं और बदलाव की, परिवर्तन की यात्रा वो लगातार कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? हाँ, लीडर अगर सारे ईमानदार हो जाए भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। क्या लगता है आपको टिकट वितरण जो है वो ईमानदारी से ज्यादा उसमें जातीय गणित चलता है? जरूर चलता है। लेकिन जिस नौजवान के
अंदर सेवा भाव होता है और जनता उसे अपार समझ करती है, सारे जाति के समीकरण खराब हो जाते हैं। जैसे हम निर्दलीय जीत के आए, ऐसे ही हमारे जैसे कई नौजवान निर्दलीय जीत के आते हैं। मान लीजिए अगर आज फरीदपुर में चुनाव हो जाए तो विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताऊं, रोजगार का। सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय युवाओं को रोजगार का मुद्दा। ठीक है। क्या आप अपने सभी चुनावी वादों को लिखित रूप में जनता के सामने रखने को तैयार हैं? बिल्कुल, मैं एक मैनिफेस्टो अपना तैयार करके दूंगा और जनता के सामने वचन भी लूंगा, वादा भी करूंगा, उसको पूर्ण करूंगा। मान लीजिए अगर जनता आपके विधायक बनने के बाद आपके 5 वर्ष के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं होती है तो क्या आप फिर अगले 5 वर्षीय में चुनाव लड़ेंगे? देखिए साहब, जनता का काम है विश्वास करना या नहीं करना, हमारा काम है संघर्ष करना। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने अब तक राजनीति में सेवा के रूप में किए? मैंने 4 करोड़ के विकास कार्य जनता को सौगात दी है और कई आंदोलन किए हैं, चाहे वो बिथरी चैनपुर के अंदर, शिवनगर, रहमानपुर में विद्युतीकरण आजादी से 70 वर्षों से। क्या रहा उस आंदोलन का, क्या आपके जीवन पे प्रभाव पड़ा, आपके राजनीतिक करियर पे? क्योंकि उसमें मैंने सुना कुछ लंबा खेल भी हुआ था। मैं वीर शक्ति सामाजिक संगठन चलाता था। उस समय मैं क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिलता था। मुझे जाके पता चला, मैं जब लोगों से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज़ादी से आज तक लाइट ही नहीं है, विद्युतीकरण नहीं है। उस समय गवर्नमेंट बीजेपी की नई बनी थी। मैंने आंदोलन किया, विद्युतीकरण पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत मैंने आंदोलन करके वो बिजली विद्युतीकरण कराए, क्योंकि उससे पहले वो लोग कई लीडरों के पास जा चुके थे तो उन्होंने कहा था हम कहाँ से अपनी जेब से लगवा दें। कई लोगों के स्टेटमेंट ऐसे भी थे, लेकिन मैंने उन लोगों को इकट्ठा करके सर्किट हाउस बरेली बिजली विभाग में दफ्तर का घेराव किया, आंदोलन किए, उससे वो वहाँ लाइट पहुंची। लाइट पहुंचने के बाद कुछ लोगों को उद्घाटन के चक्कर में जल्दबाजी हो गई, थोड़ा सा विवाद हो गया, मुकदमे वगैरह लिख गए थे हमारे कार्यकर्ताओं पे। हालांकि कोई इतना विशेष नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद रहा और बड़े लोगों का बहुत सहयोग रहा, वो मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पे खत्म हुए। क्या लगता है आपको, कई बार अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाता है, जनता के जो असल मुद्दे हैं उन पे बात करता है, तो उसको राजनीतिक विवादों में घसीट लिया जाता है? मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ईमानदारी से काम करने की बात करेंगे तो ईमानदारी से काम करने वाले आपके स्टूडियो तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे कई नौजवान बरेली शहर के अंदर साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो कभी ना रील में आ पाते हैं, ना रील लाइट में आ पाते हैं, ना कभी कोई उन्हें हाईलाइट कर पाता, ना कभी उनकी बात करता है। ऐसे कितने नौजवान हैं जो आज भी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आ पाते हैं। आपने कोई ऐसा काम किया है अभी तक जो आपने बिना किसी राजनीतिक लाभ के किया? मैंने ऐसे बहुत से सेवा कार्य किए। कोई एक काम बताइए। मैंने विद्युतीकरण कराया, लोगों को रोशनी देने का काम किया। मैंने आरएफसी बरेली जब निलंबित हुए थे, मैंने किसान यूनियन के साथ लगातार सक्रिय भूमिका में, आंदोलन में, इस भूमिका में पूरी सक्रियता निभाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरएफसी बरेली को सस्पेंड किया था उस समय। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता। राजनीति के अलावा और कौन से शौक हैं आपको? गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है। अच्छा, क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट देखता हूँ। कौन सी टीम आपको, वो कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद है? मुझे तो धोनी पसंद था, वो रिटायर हो गए, लेकिन अभी तो इस समय सूर्य कुमार। अच्छा, फिल्में देखते हैं आप? फिल्में नहीं देखते? हाँ। कोई फेवरेट हीरोइन है? नहीं, कोई फेवरेट हीरो संजू बाबा। अच्छा, पसंदीदा नेता कौन है आपका? पसंदीदा नेता बाल ठाकरे हुआ करते थे, वो खत्म। बाल ठाकरे, वर्तमान में कोई नहीं है? नहीं, वर्तमान में बहुत लोग हैं, लेकिन अभी बाल ठाकरे को हम बहुत पसंद करते हैं। उनकी मूवी भी देखी है। पहली बार मैं थिएटर गया था, हालांकि मैं आज तक कभी थिएटर नहीं गया मूवी देखने, बाल ठाकरे की मूवी देखने। कोई एक ऐसा वादा जो आज आप जनता से करना चाहें कैमरे के सामने? मैं स्थानीय युवाओं को रोजगार दूंगा, और सबसे पहले मैं, क्योंकि ये भी मैंने वाला साहब ठाकरे से सीखा था। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, बहुत लंबा, आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। अगर आज आपके पास कोई पद ना रहे, मान लीजिए अभी वर्तमान में जैसे आप युवा नेता हैं और आप कई सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, संगठन में भी आप प्रदेश सचिव हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई पद ना रहे, चुनाव लड़ने का मौका भी ना मिले, राजनीति भी आपको छोड़नी पड़े, मतलब राजनीति भी आपको छोड़नी पड़े, तब भी क्या राजा सेठ जनता के लिए उसी तरह सड़क पर संघर्ष करता रहेगा? राजा सेठ ने तो तब भी संघर्ष किया जब उसके पास कोई मत नहीं। लाल फाटक सर्विस रोड के लिए मैंने आंदोलन किया था, जब 8 लोग एक्सीडेंट से मर गए थे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, तो एक राजा सेठ था जिसने लाल फाटक के ऊपर आंदोलन किया, सर्विस रोड की मांग करी, और मुझे
मैं आपको बताऊं कई ऐसे सामना करना पड़ा अधिकारियों का भी। मैं पीछे नहीं हटा, लाल फाटक का सर्विस रोड सबको दिखा और संतुष्टि हुई, और लाल फाटक का सर्विस रोड पड़ा भी। तो मुझे राजनीति में पद, गरिमा और इन सब की चीजों की परवाह नहीं है। मैं आज भी अपने मन से क्षेत्र में बिना किसी भीड़ भाड़ के रिलैक्सो की चप्पल में गाड़ी उठाता हूँ। मेरा मन होता है अकेले जाता हूँ, मेरा मन होता है 10 लोग जाते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। क्योंकि बगैर किसी पार्टी के झंडे के राजा सेठ को लोगों ने इतना अपार जन समर्थन प्यार दिया था। मैंने तो आज पार्टी ज्वाइन करी है। मैंने भाजपा युवा मोर्चा 2013 में ज्वाइन करने के बाद काम किया, और उसके बाद मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, गवर्नमेंट बनने के बाद ऐसे कितने लोग गायब हो गए। लेकिन राजा सेठ ने निर्दलीय रूप से जनता के बीच में तब से लगातार अभी तक काम करते हुए आया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं आज तक कभी किसी को बताता भी नहीं हूं कि मेरा पद है। मैं सिर्फ राजा सेठ नाम लेता हूं। सामने वाला चाहे कोई अधिकारी भी हो, मुझे वो अपनी भावनाओं से देखता है, मैं उसको अपनी भावनाओं से ईमानदारी से काम बताता हूं, वो मेरे कर देता है। और जनता मुझे प्यार करती है, पानी पिला देती है, चाय पिला देती है, जरूरत पड़ती है तो मुझे सहयोग भी कर देती है, और मैं आंदोलन और कार्यक्रम करता रहता हूँ। एक लास्ट मैसेज क्या देंगे आप हमारे कैमरे के माध्यम से, जो लोग आपको सुन रहे हैं, फरीदपुर की जनता को? अच्छा, फरीदपुर की जनता को मैं यही आपसे मतलब आश्वासन दूंगा और अपना आग्रह भी करूंगा कि जिसको भी आप चुनिए, वो ऐसा चुनिए कि उसको आप उसके पास जाएं तो कोई माध्यम की जरूरत ना पड़े। दूसरा, आपके वोटों का कोई ठेकेदार ना बने, चाहे वो आपके समाज का ही क्यों ना हो। आप जिसे वोट दें अपने मन से दें, आप स्वयं मालिक हैं। आप किसी को बीच में संवाद के लिए माध्यम ना बनाए, किसी को ठेकेदार ना बनाए। जो आपकी बात सुनता हो, डायरेक्ट बात कर सके, डायरेक्ट वोट दे सके, ऐसे नेता को आप चुनें। ठीक है, तो दर्शकों, ये थे राजा सेठ और अब हमने इनसे बात की। कैसा लगा सर बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने भी जो सवाल पूछे बड़े स्पष्ट पूछे। थैंक यू सर। क्या आप मेरे लिए कहेंगे लोगों से? मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई हमारे लगातार ऐसे इंटरव्यू लोगों के लेते रहें, अच्छे अच्छे लोगों को। और मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा जी, हम लोग रील और रियल के नेताओं में भी फर्क करें। क्योंकि रील वाले जो नेता होते हैं उनके कार्यक्रम पहले से डिसाइड होते हैं, उसके बाद में रील पड़ती है। जो रियल वाले नेता होते हैं वो रात को 2 बजे भी जनता के बीच में एक फोन पे पहुंचने का काम करते हैं, तहसील घेरने का काम करते हैं, और कहीं दुख तकलीफ में साथ खड़े होने का काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ऐसे लोगों को आप लेके आइए, स्टूडियो में मौका दीजिए, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी आप स्टोरी अगर बताने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल हम करेंगे, इस बात से मैं। और आप इनको प्यार देते रहिए, भरपूर समर्थन दीजिए, इनको देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार सर।